तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, एक थ्राइड सेबल काफी तेजी से आगे बढ़ता है और वांगलिंग के कंधे पर आकर के बैठ जाता है, जो कि बेसिकली एल्डर सन का था। अब आगे, तो ये जो थ्री आइड सेबल होते हैं, ये कोई पक्षी जैसा होता है। अब वांगलिंग भी इस पक्षी को देखता है जो कि इसके कंधे पर बैठा था, और एक फैमिलियरिटी ये फील करता है कि मानो इसे जानता हो। और वांगलिंग इसे देख कर कहता है, ये तो स्टार मार्क्ड सेबल है, क्योंकि ऐसी चीज़ें इसने एंशियंट गॉड टू सीज के मेमोरीज में देखा था। और ये चीज़ जो होता है जब ये बड़ा हो जाता है, क्योंकि फिलहाल ये बच्चा है, तो ये ह्यूमन का भी शेप ले सकता है। और पपेट बनाने के लिए ये सबसे बेहतरीन मटेरियल है, और ये मेटल को खाते हैं ताकि बड़े हो सकें। और वांगलिंग के हिसाब से ये जो सेबल था, ये 10,000 साल से छोटा था, तो बच्चा ही है अभी। अब वांगलिंग दिमाग लगाता है, ये अपनी बैग में से हाई क्वालिटी के स्पिरिचुअल स्टोन्स बाहर निकालता है। पर सेबल उसे खाता नहीं है, बल्कि वांगलिंग की तरफ कन्फ्यूजन से देखता है, फिर यहाँ से उड़ जाता है। और वांगलिंग को लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने मेरी बॉडी में एंशियंट गॉड का स्मेल नोटिस कर लिया था, क्योंकि इसकी ओरिजिनल बॉडी बेसिकली एक तरह से एंशियंट गॉड है। हालांकि अभी इसके साथ ये फ्यूज नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसका स्मेल तो था ही। अब वांगलिंग दिमाग लगाता है, और इस बार सेलेस्टियल जेड निकलता है, और पलक झपकते ये सेलेस्टियल जेड गायब हो जाता है। वांगलिंग स्माइल करता है, ये फिर से एक सेलेस्टियल जेड निकलता है, और पर्पल सेबल इससे भी खा जाता है। और फिलहाल ये पर्पल सेबल अब यहाँ से जाकर के एल्डर सन के कंधे पर बैठ जाता है, और बीच बीच में वांगलिंग की तरफ देखता था। एल्डर सन भी स्माइल करते हैं वांगलिंग की तरफ देखकर। वहीं जो ऑल सीर थे, वो क्लाउड में बैठ चुके थे और डाओ सिखाना शुरू कर चुके थे। जैसे कि कुछ मीनिंग बता रहे थे कि कल्टीवेशन का मतलब क्या होता है, डाओ का मतलब क्या होता है, फिर की कंडेंसेशन, फाउंडेशन लेवल, ऐसे करके हर एक लेवल को ये एक्सप्लेन करते हैं। और अब वांगलिंग भी इनकी बातों को ध्यान से सुन रहा था। अब इस दौरान कोई एक कल्टीवेटर जो रहता है इनसे पूछ ही लेता है कि सीनियर ऑल सीर, ये कल्टीवेटिंग डाओ में थर्ड स्टेप क्या है। ऑल सीर भी बताते हैं कि जब बंदा थर्ड स्टेप में पहुंच जाता है, तो वो ट्रू रियल में पहुंच जाता है वर्ड डाओ के। और उस लेवल तक तो मैं भी नहीं पहुंचा हूँ। और वांगलिंग इनके शब्दों को ध्यान से सुन रहा था कि अच्छा, डाओ को कल्टीवेट करने के 3 स्टेप्स हैं। मेरा तो अभी फर्स्ट स्टेप भी पूरा नहीं हुआ है। फर्स्ट स्टेप जो होता है वो एसेंडेंट लेवल तक होता है, फिर सेकंड लेवल शुरू होता है, निर्वाणा वगैरह जो भी है। और थर्ड लेवल, वो तो अब मुझे भी याद नहीं है। जिसे देखना होगा दूसरे चैनल पे जाके देख सकता है, जहाँ पर मैंने कल्टीवेशन लेवल एक्सप्लेन किए हैं। वांगलिंग भी मन में सोच रहा था कि अगर ऑलसीर को रास्ता नहीं पता है कि थर्ड स्टेप में जाया कैसे जाता है, लेकिन थर्ड स्टेप होता तो है। और इसी समय ऑलसीर की मानो नज़रें वांगलिंग की तरफ ही फोकस हो जाती है। वो स्माइल करते हैं कि वांगलिंग, क्या तुम्हारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं? मानो ये वांगलिंग के थॉट्स को पढ़ सकते हो। अब ये सब सुन करके बाकी जो 6 डिविजन्स के लोग थे, वो सब वांगलिंग की तरफ देखते हैं कि मास्टर पर्सनली किसी से पूछ रहे हैं, बहुत बड़ी बात होती है। अब वांगलिंग भी कहता है कि मास्टर हाँ, मेरे पास एक क्वेश्चन है जो मुझे समझ में नहीं आता है। ऑलसीर भी स्माइल करते हैं कि बताओ। वांगलिंग पूछता है कि ये कल्टीवेटिंग डाउ, इसका मतलब क्या है? जैसे कि हम कल्टीवेटर्स हमेशा बोलते हैं सेलेस्टियल कल्टीवेशन, कल्टीवेशन ट्रुथ, कल्टीवेटिंग डाउ। और आपने कल्टीवेटिंग डाउ तो बता दिया, पर ये सेलेस्टियल कल्टीवेशन, कल्टीवेटिंग ट्रुथ, ये सब चीज़ें क्या है? ऑलसीर भी खुश हो जाते हैं कि अच्छा क्वेश्चन पूछा है। इवन एल्डर सन भी स्माइल देते हैं, और अब ये बताना शुरू करते हैं कि सेलेस्टियल्स तो जा चुके हैं इस दुनिया से। सेलेस्टियल रियल्म तुमको पता ही है कि एक होली लैंड हुआ करता था। अब सच क्या है? सच ही तो हर चीज़ का सोर्स है। मतलब अगर तुम अपने से ईमानदार हो तो तुम्हारा कल्टीवेशन और फास्ट जाएगा। लेकिन फिलहाल के समय में क्योंकि सेलेस्टियल्स भी जा चुके हैं और सच्चाई पर कोई उतना ध्यान देता भी नहीं है, तो हम फिलहाल बस डाओ पर ध्यान देते हैं। और ये बोलती है जो डाओ है, ये डाओ ऑफ हेवेंस नहीं है। और ऐसा लगता है लोगों को ये तो अभी कुछ और बोल रहे थे, अब तो कुछ और बोल रहे हैं। और इस चीज़ को ये थोड़ा धीरे बोलते हैं। एल्डरसन भी इस दौरान खांसते हैं। इधर ऑलसीर स्माइल करते हैं, फिर बोलना शुरू करते हैं। और फिर ये बोलते हैं कि जो कल्टीवेटिंग डाव है, इससे हम एक रास्ता बना रहे हैं थर्ड स्टेप में जाने का। किसी को नहीं पता है वो रास्ता कैसा होगा, बस हम उस तरफ पहुंचना चाहते हैं। उम्मीद है तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। वांगलिंग हाँ में सर हिलाता है, फिर बोलता है क्या थर्ड स्टेप का रास्ता, यानी थर्ड स्टेप सच में है? ऑलसीर भी बताते हैं कि 30,000 साल पहले मैं भी तुम्हारे जैसा ही था। ये क्या थर्ड स्टेप सच में होता है? और ये बताते हैं कि उसके बाद मैं इनसे मिला, ये एल्डर सन की बात कर रहे थे। एल्डर सन का चेहरा थोड़ा सा अगली हो जाता है, साथ में थोड़ा सा डर भी जाते हैं। शायद ये एल्डर सन भी नहीं थे। अब लोग पूछते हैं कि सीनियर ऑल सीर वो कौन थे, क्या बता सकते हैं? पर जैसे ही कुछ बोलने वाले थे, एल्डरसन मना करते कि हो गया सर, ऑल सीर जाने दो, बहुत सी बातें आपने बता दी। ऑल सीर भी स्माइल करते हैं एल्डरसन की तरफ देखकर।
और फाइनली ये बोलते भी हैं ऑलसिर कि मैं बहुत लकी था कि मैं उससे मिला, और शायद वो बंदा अब तक थर्ड स्टेप में पहुंच चुका होगा। अब ये किसकी बात कर रहे थे? शायद मेरी। खैर आगे बढ़ते हैं, अब वो कौन है वो हमें आगे पता चलेगा। सभी लोग का इंटरेस्ट था कि ऑलसिर पूरी स्टोरी बताए कि वो कौन था, पर फिलहाल एल्डरसन के मना करने पर ये चुप हो जाते हैं। एल्डरसन भी बोलते हैं यार तुम्हें बताना है तो बता दो। ऑलसिर स्माइल करते हैं, और ऑलसिर भी बोलते हैं कि कल्टीवेशन अलायंस इतने हजारों सालों से है, पर एक ही बार इसे झटका लगा था उसी बंदे की वजह से, क्योंकि वो बंदा शायद थर्ड स्टेप पर था और वो कुछ ही समय के लिए आया फिर मानो गायब हो गया। ऑलसिर उसके बाद डाउ सिखाने लगते, लेकिन लोगों का नज़र उसी पे था कि यार वो कौन था। फिलहाल ये जो टीचिंग्स थी 3 दिनों तक चलती है, और वांगलिंग को भी कुछ चीज़ें अब समझ में आती हैं डाउ वगैरह के बारे में, और इन्होंने सेलेस्टियल स्पेल्स वगैरह सिखाए थे। फिलहाल ये सेलेस्टियल स्पेल्स सिखा ही रहे थे, तभी अचानक से बिजली वगैरह कड़कने लगती है और एक स्वॉर्ड ऑरा इस तरफ बढ़ती है, और ऐसी ऑरा वांगलिंग ने सेलेस्टियल रियल में देखा था। ऑल सीर एकदम नॉर्मल थे और उस डायरेक्शन में देखते हैं, और आवाज़ आती है कि ओल्ड मैन ऑल सीर, मैं कैसे नहीं आता तुम्हारे बर्थडे सेलिब्रेशन में। आवाज़ में काफ़ी एरोगेंस था, और यहाँ पर एक ओल्ड मैन प्रकट होते हैं ग्रीन रोब में, और इनके आसपास भी और भी बहुत सारे तलवार चमक रहे थे, और ये थे स्वर्ड सेंट लिंग टियान हो। अगर आपको पता हो तो जो सीनियर जावी थे वो इन्हीं के पीछे पड़े थे। वांगलिंग इनसे सेलेस्टियल रियल में मिल चुका है, और वांगलिंग देखते ही पहचान जाता है, क्योंकि ये जो प्लेनेट टियानयून है इस पर एक और सेक्ट है जो बहुत फेमस है, उसका नाम है डालुओ स्वर्ड सेक्ट, और उसी के मालिक हैं ये। अब टियानो इस दौरान अपने कुछ डिसाइपल्स को भी बोलते हैं कि आओ ऑलसीर को ग्रीट करो, और कम से कम 10,000 लोग, 10,000 डिसाइपल्स टियानहो के पीछे थे। और इस दौरान टियानहो की नज़र एल्डरसन पे भी जाती है जिन्हें ये ग्रीट करते हैं। अब फिलहाल ऑलसीर स्माइल करते हैं, और वो जो इनका मीडियम क्वालिटी का सेलेस्टियल स्पेल था ये उसे सिखाने लगते हैं, और जैसे इस टेक्निक को ये यूज़ करते हैं आसमान में पूरा एक लालपन सा छा जाता है, और बिजलियां कड़कने लगती जो कि मानो ड्रैगन का शेप ले रही हो। और वांगलिंग भी इस समय आसमान की तरफ देख रहा था जो कि पूरी तरह से केओटिक हो चुका था। और इस दौरान वांगलिंग इसके बॉडी में मेटल स्पिरिचुअल एनर्जी भी था, मेटल सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी, जो कि इसने कुछ दिन पहले रिफाइन किया था, तो उसे ये रिलीज करता है, और इसका जो नॉर्मल सेलेस्टियल एनर्जी था उसे ये रोक के रखता है। और जब ये मेटल एनर्जी को एक्टिवेट करता है तो इसकी बॉडी फिर से नॉर्मल हो जाती है। दो ही लोग यहाँ पर शांत थे, एक वांगलिंग और वो फोर्थ सिस्टर पर्पल डिवीजन की तरफ से, क्योंकि इतना प्रेशर था कि बाकी लोग झेल भी नहीं पा रहे थे। और ये कमाल था वांगलिंग के उस 9 टैक्टिक का जो कि इसे फोर सिस्टर ने दिया था। अब इसका जो मेटल स्पिरिचुअल एनर्जी था इसकी बॉडी के 3 साइकिल यानी ऊपर से नीचे तक 3 बार घूम चुका था, और फोर्थ सिस्टर इसकी तरफ देखती है, वो समझ जाती है। इधर ऑल सीर ये जो ऑरा था, ये जो सेलेस्टियल एनर्जी ये स्पेल यूज कर रहे थे, लिंग टियानो की तरफ फोकस करते हैं। टियानो समझ जाता है, ये पीछे हटने को देखता है। इधर ऑल सीर स्माइल करके बोलते हैं गाइडिंग पासेस, और स्पेस में मानो पूरा एक लंबा सा क्रैक हो जाता है, और 7 कलर की लाइट निकलती है उस होल में से जो कि लिंग टियानो और उसके पूरे डिसाइपल्स को घेर लेती है। डालुओ स्वॉर्ड सेक्ट के जो भी लोग थे ये अपने आप ऊपर की तरफ खींचे चले जाते, मानो इनका इनके बॉडी पर ही कंट्रोल ना हो। अब लिंग टियानो अपने स्वॉर्ड और को रिलीज करने लगते हैं, पर इनका जो ये स्वॉर्ड अटैक था वो भी कुछ काम नहीं कर रहा था। फाइनली इनके आईब्रोज पर एक किलिन बिस्ट का मार्क था, ये उसे एक्टिवेट करते हैं और उसके ऊपर बैठ जाते हैं। और जैसे ये किलिन बिस्ट अपीयर होता है, इधर जो वांगलिंग था उसका 1 बिलियन सोल फ्लैग जो था उसमें से भी मानो एक दहाड़ सा आने लगता है। इधर वो जो किलिन बिस्ट ऑल सीर की तरफ बढ़ता है, उनके प्रेशर के कारण आगे भी नहीं बढ़ पा रहा था। और ये जो किलिन बिस्ट था वांगलिंग की तरफ देखने की कोशिश करता है, लेकिन वांगलिंग के जो 1 बिलियन सोल फ्लैग के अंदर दूसरा किलिन था उसे ये शांत कर लेता है, तो लिंग टियानो को कुछ पता नहीं चलता है। इधर ये जो मिड क्वालिटी का सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी स्पेल था ये अपने फुल पावर को रिलीज करता है, और बहुत सारे इल्यूजनरी फिगर्स प्रकट होते हैं जो कि गोल्डन गाउन में थे। और फिलहाल ये जो 10,000 डिसाइपल्स थे, ये ये जो इल्यूजनरी बंदा प्रकट हुआ था इन्हें एक स्पेस में सील कर देता है, क्योंकि जो बंदा आया था बेसिकली ये एक सेलेस्टियल जनरल था। तो लोगों को ये समझ में नहीं आता कि सेलेस्टियल रियल्म तो तबाह हो चुका है, तो यहाँ पर उसका बंदा कैसे आ सकता है इस स्पेल के थ्रू। और लोगों को लगता है कि ऑल सीर तो बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है। अब इधर लिंगटियानो को गुस्सा आता है कि ओल्ड मैन ऑल सीर, मैंने ये डिसाइपल्स तुम्हारे बर्थडे के लिए लाए थे और तुमने ये क्या किया। इन्हें भी समझ में नहीं आ रहा था कि ऑल सीर करना क्या चाहते हैं। ऑल सीर हंसते हैं कि देखो तुम्हारे डिसाइपल्स तो सेलेस्टियल रियल में गए भी नहीं थे, लेकिन इसके थ्रू उन्हें सेलेस्टियल रियल में क्या होता है उसे एक्सपीरियंस करने का मौका मिल जाएगा। अब जैसे ही 10,000 डिसाइपल्स उस होल में एंटर कर जाते हैं, जो आकाश था यानी कि आसमान फिर से नॉर्मल हो जाता है,
और ऑलसिर बताते कि देखो ये जो स्पेल है, ये मीडियम क्वालिटी का सेलेस्टियल स्पेल है, इसमें कोई अटैक पावर नहीं होता है, लेकिन ये लोगों को भेज सकता है। हालांकि सेलेस्टियल रियम तबाह हो चुका है तो भी। और ये लोग कहाँ गए हैं मुझे भी उसका आइडिया नहीं है। टियानहो को और गुस्सा आता है। मतलब बेसिकली ये टेलीपोर्ट कर सकता है, पर कहाँ पर किसी को नहीं पता। ऑल सिर्फ फिर हंसते हैं कि अरे टेंशन मत लो, 3 दिनों के बाद वो फिर से यहीं पे वापस आ जाएंगे और मैं उनसे पूछूंगा फिर कि तुम लोग कहाँ पर गए थे। अब टियानो कुछ कहते नहीं है कि इनको भी पता था कि ऑल से बच्चों को तो नहीं मारेंगे। वांगलिंग देखते इस स्पेल को, बट एक बार में इसे कैसे कोई समझ सकता है। लेकिन थोड़ा बहुत इसे समझ में आता है, और चीज़ें जैसे कि सेलेस्टियल स्पेल्स क्या होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं। और इसे ये भी समझ में आता है कि ये स्पेल ये बहुत पहले से एग्जिस्ट करता था, इसे बस ऑलसीर ने सीख लिया है। और उस लेवल का आपके पास पावर होना चाहिए कि आप स्पेस में वैसा होल खोल पाओ। अब ऑलसीर इस दौरान बोलते हैं कि आज मेरा बर्थडे है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ और चीज़ें हैं। कि देखो, मेरे पास टोटल 7 डिविजन ऑफ डिसाइपल्स हैं, और मेरे येलो डिवीज़न और पर्पल डिवीज़न में अभी तक कोई ट्रू डिसाइपल नहीं बना है। और आज के दिन ये लोग सेलेक्ट होने वाले हैं। अब ज़्यादातर लोगों की नज़रें येलो डिवीज़न पे जाती है, क्योंकि पर्पल डिवीज़न इसमें कोई इंटरेस्ट दिखाता भी नहीं था, क्योंकि ये लोग बहुत कमज़ोर थे। येलो डिवीज़न में टोटल 6 लोग थे। इसके अलावा जो नॉर्मल डिसाइपल्स होते हैं वो येलो डिवीज़न में बहुत सारे होंगे, 10,000 या जो भी। अब इन 6 लोगों में से एक लड़की थी, मिडिल एज वोमेन। वो तुरंत ही आगे आती और कहती है, ऑल सिर मैं गिव अप करती हूँ, मतलब इसे ट्रू डिसाइपल नहीं बनना है। और ऐसे ही करके 2 लोग और आते हैं, बाकी लोग भी आते हैं कि हम भी नहीं बनना चाहते। 2 लोग बचते हैं। एक था कुनपेंग जी, जिससे कि ऑल सिर ने कुछ समय पहले एक सेलेस्टियल स्वॉर्ड भी दिया था। दूसरे थे एक ओल्ड मैन, और इनका नाम था युआन डाओजी। और बहुत समय पहले ये येलो डिवीज़न के ट्रू डिसाइपल हुआ करते थे। 800 साल तक रहे थे, उसके बाद कोई इन्हें हरा दिया था, तो वो बंदा ट्रू डिसाइपल बन गया था। और ये भी आगे आके कहते हैं कि मुझे भी इस बार नहीं बनना है। सेकंड ब्रदर इसके ज़्यादा बड़े हकदार हैं, यानी कि कुनपेंग जी। कुनपेंग जी भी अंदर से एकदम नम पड़ जाते, क्योंकि अब ये ट्रू डिसाइपल बन रहे थे। और अब ऑलसीर कहते कि अगर तुम इस टाइटल को 1000 साल तक मेंटेन कर पाए, मतलब तुम ट्रू डिसाइपल बने रहे, तो मैं तुम्हें एक लो क्वालिटी का सेलेस्टियल स्पेल दूंगा। और ऑलसीर पूछते हैं क्या तुम ऐसा कर पाओगे। कुनपेंग जी इस दौरान नील डाउन होता है और इन्हें कोटाओ करता है कि मैं मास्टर के बातों का ध्यान रखूंगा। अब ऑलसीर इस दौरान एक येलो क्रिस्टल निकालते हैं और कुनपेंग जी को देते हैं कि जाओ क्लोज डोर कल्टीवेशन में चले जाना और इस चीज़ को स्टडी करना। और कुनपेंग जी जानता था कि इसके जो बाकी साथी लोग हैं, यानी जो वो यंग वुमेन थी, फिर वो युआन डाओजी, वो भी इसके बराबर या हो सकता है इससे ज़्यादा भी पावरफुल हो, खास करके युआन डाओजी। बट अब उन्हें इंटरेस्ट नहीं रहा, क्योंकि वो बहुत लंबे समय से, शायद 2000 साल से भी ज़्यादा समय से मास्टर के साथ थे। लेकिन इस समय वांगलिंग ध्यान देता है युआन डाओजी की तरफ, कि जब वो येलो क्रिस्टल मास्टर निकालते हैं तो युआन डाओजी की आंखों में एक अलग ही बेचैनी थी, या जो भी बोल लो, मानो डर रहे हैं वो। फिर वो शांत हो जाते हैं, और वांगलिंग इन चीज़ों को ध्यान से देख रहा था। इस दौरान युआन डाओजी वांगलिंग की तरफ देखकर स्माइल देता है। फिलहाल अब पर्पल डिवीजन के ट्रू डिसाइपल की बारी थी, और 3 लोग आगे थे, वांगलिंग, जाओ जिनमेंग और बाईवे। बाईवे आगे आते और तुरंत ही कहते हैं कि मैं तो गिव अप करता हूँ। अब जो फोर्थ सिस्टर थी, इन्हीं का नाम शायद जाओ जिनमेंग है, ये वांगलिंग की तरफ देखती है और कहती है कि सेवन्थ ब्रदर, अगर मैं भी ऐसा गिव अप कर दूँ तो आपके लिए तो बहुत आसान हो गया ट्रू डिसाइपल बनना, तो आज हमारा बैटल हो ही जाए। वांगलिंग की नज़रों में युआन डाओजी की वो कांपती हुई आंखें आती हैं जब उन्होंने येलो क्रिस्टल निकाला था। यह दिमाग लगाता है और कहता है कि डिसाइपल गिव अप। ऑल सीर भी चौंक जाते हैं। ऑल सीर पूछते भी हैं पहली बार सीरियस टोन में कि तुमने गिव अप क्यों किया। जाओ जिनमेंग भी हैरान थी, यार ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि वांगलिंग ने युआन डाओजी की जो आंखें देखी थी, इसे अभी भी वो भुला नहीं पा रहा था। वांगलिंग अब ऑलसिर की बातों का जवाब देता है कि मेरा कल्टीवेशन लेवल अभी उतना हाई नहीं है कि मैं फोर्थ सिस्टर से कल्टी कल्टीवेशन में फाइट कर पाऊँ। पर ऑलसिर इसकी बात पूरा नहीं करने देते, वो बीच में बोलते हैं कि मेरे डिसाइपल्स ये डरपोक नहीं हो सकते, तुम्हें अपने डिज़ायर्स को फॉलो करना चाहिए। मैं तुम्हें अगरबत्ती के जलने भर का समय देता हूँ, ध्यान से सोच लो। अगर तुम्हें गिव अप करना है उसके बावजूद, तो मैं नहीं रोकूंगा। और उसके बाद ऑलसिर की नज़रें युवानडाओ जी पर जाती है, क्योंकि इन्हें भी थोड़ा सा समझ में आ गया था। और जैसे ही युवानडाओ जी की नज़रें मास्टर से मिलती है, वो और डर जाते हैं। और सभी लोग, बाकी जो 6 डिविजन्स के लोग थे, वो वांगलिंग की तरफ कंफ्यूज होकर देख रहे थे कि भाई, ट्रू डिसाइपल बनने का मौका ऐसा कोई कैसे छोड़ सकता है, क्योंकि ये दोबारा हो रहा था। बहुत समय पहले वो जो एक लड़का आया था सन यून करके, 100 साल पहले, उसको भी मास्टर को मनाना पड़ा था। इधर आधा घंटा या जो भी बोल लो, वो समय निकल जाता है। और वांगलिंग कहता है
ठीक है मास्टर, मैं फाइट करना चाहूँगा। ऑल सीड खुश हो जाते हैं। अब जाओ जिनमेंग भी कहती है ठीक है फिर सेवेंथ ब्रदर स्टार्ट करते हैं। अब इस लड़की के आसपास बहुत सारे पर्पल स्टार्स चमकने लगते हैं और गोल गोल घूमने लगते हैं। बेसिकली ये लड़की कोई मैजिकल स्पेल यूज कर रही थी। जैसे वांगलिंग ट्रेजर्स यूज करता है तो बड़े पावरफुल प्लेनेट के लोग उन्हें ट्रेजर्स की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती। वो स्पेल्स में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। अब इस लड़की के जो हाथ थे पूरी तरह से पर्पल लाइट से भर जाते हैं। और अब ये कहती है कि सेवेंथ ब्रदर मुझे मालूम है कि आपको पता नहीं है कि मेरा डाओ क्या है, तो मैं आज आपको बताती हूँ। मेरे डाओ का नाम डेमन शैडो है। यानी कि अगर मैं कोई स्पेल देख लूँ और उसका रिक्वायरमेंट मेरे कल्टीवेशन से ऊपर ना हो तो मैं उसे कॉपी कर सकती हूँ। हालांकि वो फुल पावर पे नहीं होगा लेकिन मैं वैसा कर सकती हूँ। जैसे कि आपका डेमोनिक फिंगर मैं उसे भी कॉपी कर सकती हूँ। अब वांगलिंग भी अपने सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी को एक्टिवेट करता है और इसकी बॉडी से पर्पल फ्लेम बाहर निकलते हैं। ये उसे अपनी उंगली पे फोकस करता है। आसपास का एरिया भी पर्पल फ्लेम से भर चुका था। वहीं ऑल सिर वो ध्यान से देख रहे थे कि क्या ये बच्चा मेरे डाव के लिए फिट है। और उसके बाद ये उसी बंदे को याद करते हैं ही, मतलब जो इन्हें थर्ड स्टेप में दिखा था। उसने कहा था कि मेरा जो डाव है वो हेवंस फेट है, यानी ऑल सीर का। और मैं तभी थर्ड स्टेप में जा सकता हूँ जब मैं अपना डाव किसी और को भी दे पाऊँ, यानी कोई उस लेवल का हो जो मेरे इनहेरिटेंस को हासिल कर सके। और अगर ये बंदा है वैसा तो मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे 30,000 साल हो चुके हैं उस बंदे से मिले हुए और मैं बहुत सारे डिसाइपल्स को खो चुका हूँ। क्या मैं सही हूँ, क्या मैं गलत हूँ? ऑल सीरीज समय ये सब चीज़ें सोचने लगते हैं। इधर वांगलिंग आप अपने डेमोनिक फिंगर को, जिसमें पर्पल फ्लेम बेसिकली मिक्स रहता है, उसे यूज़ करता है। और जो जाओजिन मेंग का डेमोनिक हैंड था उससे जाकर के अटैक टकराता है। इधर जायोजिन मेंग वो पीछे हटती है और एक पर्ल निकालती है और बोलती है गैदर। और जो भी आसपास में डेमोनिक ऑरा थी इसकी, वो इस मोती के आसपास इकट्ठा होने लगती है और मोती इसे एब्जॉर्ब करने लगता है। मोती जो कि नॉर्मली सफ़ेद होते हैं इस ऑरा को एब्जॉर्ब करने के बाद पूरी तरह से डार्क हो जाते हैं। जिनमेंग स्माइल करती है कि मैं आपसे ट्रू डिसाइपल के लिए तो फाइट नहीं करूंगी, बट ये डेमोनिक एनर्जी अब मेरी। और वांगलिंग भी समझता है कि अच्छा तो आपने पर्पल डेमोनिक हैंड इसलिए क्रिएट किया था ताकि मैं अपने डेमोनिक फिंगर को यूज़ करूं। और उसकी जो एनर्जी है, यानी मेरी जो डेमोनिक एनर्जी है जो अटैक में होगी, उसे आप एब्जॉर्ब करोगे। अगर आपने डायरेक्टली बोला होता तो भी मैं दे देता, लेकिन अब आपने ऐसा कर ही दिया तो आपको ये मिलेगा नहीं। वांगलिंग अपने हैंड साइन मूव करता है और जो उस मोती में डेमोनिक ऑरा इकट्ठा हो रही थी मानो पलक झपकते गायब हो जाती है। फिर से वो सफ़ेद हो जाता है, क्योंकि ये रियल डेमोनिक एनर्जी नहीं था, ये वांगलिंग के कल्टीवेशन का पावर था। इसमें वांगलिंग ने इल्यूजन मिक्स किया था। तो बस ये सोचता है और वो गायब हो जाता है। यानी वांगलिंग सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी को मॉडिफाई भी कर सकता है। और ये सेटू नाम की टेक्निक थी। और वांगलिंग ने सेटू को वादा भी किया था कि ये इस चीज़ को किसी को भी नहीं सिखाएगा। अब जिनमेंग भी कहती है कि सेवेंथ ब्रदर, अगर आप मुझे थोड़ा सा डेमोनिक एनर्जी दे दो तो मैं बैटल में गिव अप कर दूंगी, नहीं तो। वांगलिंग भी कहता है कि फोर सिस्टर, मैं इसमें आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। अब जायो जिनमेंग तुरंत ही वो जो 9 साइकिल सेलेस्टियल रिफाइनिंग टैक्टिक था जो कि इसने वांगलिंग को भी दिया था, उसे ये एक्टिवेट कर देती है। और इसकी बॉडी में एक गोल्डन लाइट चमकने लगता है। पूरा इसका चेहरा भी गोल्डन हो जाता है, क्योंकि ये भी मेटल सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी को एक्टिवेट कर सकती थी इस टेक्निक की मदद से। और धीरे धीरे करके इसके ये साइकिल्स पूरे करने लगती है, 5 साइकिल्स तक ये पहुंच जाती है। तो एनर्जी भी 5 गुना ज़्यादा बढ़ चुकी थी। और आसपास में ये एक ब्लैक होल टाइप बना देती है जो कि काफ़ी तेज़ी से मूव कर रहा था। इधर वांगलिंग भी 3 साइकिल्स तो एक्टिवेट कर ही सकता था, तो ये उन्हें तुरंत ही एक्टिवेट कर देता है। जिनमेंग भी हैरान थे कि यार ये बंदा, इससे मैंने ये टेक्निक कुछ ही दिन तो पहले दिया और उसके ये 3 साइकिल्स अब बना सकता है। जिनमेंग फिर भी कहती है कि सेवंथ ब्रदर 3 साइकिल्स मेरे खिलाफ यूजलेस हैं। पर वांगलिंग इस दौरान अपने नॉर्मल जो सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी होती है उन्हें भी एक्टिवेट करता है। और ये जो मेटल स्पिरिचुअल एनर्जी थी 3 साइकिल्स वाली, उसमें फ्यूज करने लगता है। और फिर से एक चक्कर और मेटल स्पिरिचुअल एनर्जी लगाता है और ये 4 साइकिल में बदल जाता है। तो वांगलिंग ने मेटल स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने लेफ्ट आर्म में फोकस किया था और फिर से नॉर्मल एनर्जी से इसे मूव करवाता है, तो 5 साइकिल पूरे हो जाते हैं। लेकिन अंदर में वांगलिंग को काफ़ी पेन होता है और इसके लेफ्ट हैंड में ये जो मेटल एनर्जी था ये मानो आउट ऑफ कंट्रोल होने ही वाला था। लेकिन वांगलिंग के मेंटल स्ट्रेंथ की वजह से ये इस पर काबू कर सकता था। वांगलिंग स्माइल करता है और कहता है क्या आप 6वां साइकिल भी देखना चाहोगी? जिनमेंग फिर भी कहती है कि अगर तुम्हारे पास 6 साइकिल भी पूरे हो मेटल एनर्जी के तो भी तुम मेरे मैच नहीं हो। वांगलिंग भी हंसता है और ये तुरंत ही अपने बैग ऑफ होल्डिंग से जायंट डेमन क्लैन का कुल्हाड़ी निकालता है। साथ में ये बीस्ट ट्रैप को भी एक्टिवेट कर देता है कि अगर मैं इन दोनों चीज़ों को ऐड कर दूं तो क्या मैं अब भी आपका मैच नहीं हूँ? जिनमेंग इसकी तरफ देखती है और कहती मैं गिव अप करती हूँ।
और जहाँ पर पर्पल डिवीजन के डिसाइपल्स थे ये वहाँ पे निकल जाते हैं। पर तभी इस दौरान एक पावरफुल पर्पल लाइट इस तरफ बढ़ती है। ऑल सीर नॉर्मल थे और ये पर्पल लाइट 1000 फीट पहले रुक जाती है और एक मिडिल एज्ड मैन में बदल जाती है। और ये जो भी बंदा था इसका स्वॉर्ड वरा काफ़ी फियर्स था, जैसे कि स्वॉर्ड सेंट लिंग टियानो को मानो या डिसाइपल हो। लेकिन था ये पर्पल डिवीजन का बंदा और ये ऑल सीर की तरफ ग्रीट करता है। इसका नाम था चेन टाओ। बाईवे इन्हें देख करके सीरियस हो जाते हैं कि अरे ये आ गए सिक्स्थ ब्रदर। फोर्थ सिस्टर भी इन्हीं की तरफ देखती है, क्योंकि 100 साल पहले जब सन यून नहीं आए थे, यानी जब वो 7 डिसाइपल नहीं थे, तो उसके पहले सिक्स्थ डिसाइपल ही, सिक्स्थ ब्रदर ही ट्रू डिसाइपल हुआ करते थे। और जब ये सन यून से बैटल हार गए थे तो इन्होंने हेवनली फेट सेक्ट को कुछ समय के लिए छोड़ दिया था, बाहर ट्रेनिंग के लिए। फिलहाल आज ये वापस आए थे। ऑल सीर भी इनकी तरफ देखकर एक रेस्पेक्ट दिखाते, एक खुशी थी मानो। और चेन टाओ कहते हैं कि मैं लेट नहीं होना चाहता था मास्टर, बट जब मैं वापस आ रहा था तो मुझे एक रियल ट्रेजर देखने को मिला था, तो मैं उसे आपको गिफ्ट करना चाहता था। अब चेन टाओ अपने बैग में से उस चीज़ को निकालते हैं। इस आइटम में 6 कलर्स थे। बेसिकली एक फ्लावर था। इसकी जो अलग अलग कलियाँ थी वो अलग अलग कलर की थी, जैसे लाल, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, सियान और येलो। और ये बताता है कि मैं इस फ्लावर को पहचान भी नहीं पाया। ये मुझे प्लेनेट ब्लैक इंक पे मिला था। ऑल सीर इस फ्लावर को देखते हैं और कहते हैं इसे 7 कलर्ड ग्लेज कहा जाता है। इसे 100 साल इस टाइम में लगते हैं, 1000 साल इसका कली बनने में लगता है और 10,000 साल इसे खिलने में लगते हैं। और ये बताते हैं कि जो जानवर होते हैं उन्हें ये बहुत पसंद होता है। और ये एल्डरसन से पूछते हैं कि शायद ये फ्लावर कल्टीवेशन अलायंस में भी इसके रैंकिंग 93 है ट्रेजर्स में। एल्डरसन स्माइल करते हैं और हाँ में सर हिलाते हैं। बताते हैं कि ये कंप्लीट नहीं है, इसका जो 7वां कली है वो पूरी तरह से नहीं खिला है, लेकिन उसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ऑल सीर इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब चेंटाओ इस दौरान अपने पर्पल डिवीजन के लोगों की तरफ देखते हैं, बाई वे, जाओ जिनमैंग की तरफ, कि तुम लोग कैसे हो। बाई वे कुछ बोलता तो नहीं है। वहीं जाओ जिनमैंग वो एक कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन देती है और कहती है मुझे पता था कि आप मास्टर के बर्थडे सेलिब्रेशन में पक्का वापस आओगे। और फाइनली ये पूछता है कि सन यून कहाँ पे है। जाओ जिनमैंग ये वॉइस ट्रांसमिशन करती है, मतलब बता देती है चेंटाओ को कि क्या हुआ। फिलहाल अब चेंटाओ वांगलिंग पर फोकस करते हैं कि अच्छा तो तुम नए वाले 7 ब्रदर हो, तुम्हारा नाम क्या है। वांगलिंग शांत था और प्यार से बोलता है वांगलिंग। और चेंटाओ अपने कल्टीवेशन को छिपा भी नहीं रहा था। वांगलिंग के हिसाब से आराम से या असेंडेंट लेवल में तो थे ही। और चेंटाओ इस दौरान एकदम प्यार से बोलते हैं कि तुम वर्दी नहीं हो मेरे 7th ब्रदर बनने के। सन यून ही था जो कि मेरा 7th ब्रदर कहा जा सकता है। अब ये सुन करके ऑलसीर भी स्माइल करते हैं बट कुछ बोलते नहीं हैं। और चेंटाओ अब बोलते हैं ऑलसीर की तरफ देखकर विथ रेस्पेक्ट कि मास्टर अब मैं वापस आ चुका हूँ और मैं अपने टाइटल को फिर से हासिल करना चाहता हूँ। उम्मीद है आप मान जाएंगे। ऑलसीर कहते हैं अब वो तो तुम्हारे और 7th तुम्हारा जो ब्रदर है उसमें डिसाइड होगा। चेंटाओ स्माइल करते और पलक झपकते वांगलिंग के करीब पहुंच चुके थे और काफी तेजी से अपने हाथ को लाइक अ सील वांगलिंग की तरफ बढ़ा देते। वांगलिंग पीछे हटता है और डेमन एक्स से इन पर वार करता है। पर चेंटाओ और ज्यादा शॉक थे, यार ये मेरा अटैक से बच कैसे गया। खास करके इनके अटैक के जो शॉक वेव होते हैं वो ज्यादा पावरफुल होते हैं। और ये बंदा सोल ट्रांसफॉर्मेशन के मिड फेज में, इसे 100 फीट दूर जा करके गिरना चाहिए था। और वही वांगलिंग बस 2-3 कदम पीछे हटता है। अब चेंटाओ वांगलिंग से कहते हैं कि तुम्हें गिव अप कर देना चाहिए। पर वांगलिंग को गुस्सा आता है कि यार ये बंदा थोड़ा सा ज़्यादा एरोगेंट नहीं है। अभी अपने लेफ्ट हैंड पर वो जो 5 साइकिल था मेटल स्पिरिचुअल एनर्जी का, उसे फोकस करता है, जो कि घूमते घूमते चेंटाओ के करीब पहुंच जाते हैं। अब चेंटाओ कहता है ये तरीका सही नहीं है, इस स्पेल को ऐसे यूज़ नहीं करते। ये बस अपने फिंगर को वो जो गोल गोल ऑरा घूमते हुए आ रही थी उस पर फोकस करता है और इसी ऑरा को इसमें एक 6वां साइकिल भी ये बना देता है। 2-3 बार इसे और घुमाता है ये। और इस टेक्निक का जो मैक्सिमम लिमिट है 9 साइकिल्स, इसे ये पूरा कर देता है। और वांगलिंग का ही अटैक उसके डायरेक्शन को ये बदल देता है और इसी की तरफ बढ़ा देता है। वांगलिंग अब अपने कुल्हाड़ी को हवा में चलाता है। अब वो गोल्डन वर्टेक्स और ये वांगलिंग की कुल्हाड़ी का एनर्जी एक दूसरे से टकराते हैं, लेकिन फिर भी वो ऑरा वांगलिंग की तरफ ही बढ़ती रहती है। वांगलिंग इस बार टेलीपोर्टेशन टेक्निक यूज करता है, जिसे ये बोलता है ग्रेटर टेलीपोर्टेशन। और टेलीपोर्टेशन ऑरा का फोकस अपने ऊपर नहीं करता है, यानी खुद को नहीं भगा रहा था। इस ऑरा को ये कहीं और भेजना चाहता था, इस गोल्डन वर्टेक्स को। अगर किसी ने नारुतो देखा है तो फोर्थ होकागे वाली टेक्निक कुछ वैसा ही समझ लो। तो जैसे ही वो गोल्डन वर्टेक्स वांगलिंग के करीब पहुंचती है, अचानक से टेलीपोर्टेशन टेक्निक एक्टिवेट हो जाती है और ये ऑरा मानो यहाँ पर थी ही नहीं, वैसे गायब हो जाती है, जैसे कि कुरामा के अटैक को फोर्थ होकागे ने गायब किया था। ऑल सीड भी एकदम खुश हो जाते हैं कि यार ये बंदा, और चेंटाओ को भी लगता है कि ये बंदा नॉर्मल नहीं है। अब ये वांगलिंग को अंडर एस्टिमेट करता भी नहीं है। और ये सब जो भी हुआ था पलक झपकते हो गया था। और वांगलिंग रुकता नहीं है, काफी तेजी से वॉर गॉड कैरियर को एक्टिवेट करता है
और स्पिरिट बीस्ट को बाहर निकाल देता है। चिंटो पहले ध्यान नहीं देता है, बट जब वो स्पिरिचुअल बीस्ट रिलीज होता है तब ये थोड़ा सा सीरियस हो जाता है। तो स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, सब्सक्राइब करो और वीडियोस को शेयर करो।